हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। तो ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी द्वारा बिहार पुलिस का स्पेशल इंडियन पॉलिटी शुरू हुआ है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इंडियन पॉलिटी जो एग्ज़ाम में आने का बहुत संभावना होता है, और जो कि यह स्पेशल है बिहार पुलिस के लिए, तो इसलिए इसमें एग्ज़ाम में आने का बहुत संभावना है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और बता दें, इसमें जो है हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। और आइए शुरू करते हैं अगला वीडियो। और हम बता दें आप लोगों को, जो 3 वीडियो अपलोड किए हैं उसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या 150 है। 150 क्वेश्चन अपलोड कर हो गया है, आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करेंगे हम क्वेश्चन 151 से शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 151 का पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि इनमें से कोई नहीं, जो कि इनमें से नहीं है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन होगा, मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में कौन सा सही है। तो सही कथन को चुनना है। तो आइए देखते हैं, कथन पढ़ते हैं। तो पहला कथन होगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 44वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। यह सही है। यह स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जो है जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन द्वारा यह संविधान में जोड़ा गया था। और दूसरा कथन होगा, इसे भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 से क के तहत रखा गया है। यह भी सही है। और तीसरा कथन होगा, ये जो तीसरा कथन है, जो मौलिक कर्तव्य जो है, यह जो कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 को जोड़ा गया था, जो कि गलत है। और सही जो देखेंगे तो सही जो है एक कथन 2 ही कथन सही है, और कथन 3 जो है गलत है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 हो जाएगा। 1 और 2 ही सही है। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। दोस्तों, मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आशा करते हैं कि कर दिए होंगे। तो आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन होगा, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य उल्लेख है। वर्तमान में पूछा है जब, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। यह 12 जो है मूल कर्तव्य संख्या 12 है वर्तमान में। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जो मूल कर्तव्य जो है ना, यह रूस से लिया गया है। इसका आंसर डी हो जाएगा। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो वीवीएम क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आने का अति संभावना है। इसलिए आप लोग इसे वीडियो को पूरा देखिएगा। आते हैं क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 के एक मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है। मतलब गलत को चुनना है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। सही को देखेंगे, जो पहला है ए में है, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, जो कि मूल कर्तव्य में शामिल है। राष्ट्रीय ध्वज को आदर करना, यह सही है, भाग 4 के क के अंतर्गत आता है। और बी में है, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, यह भी सही है, मूल कर्तव्य के अंतर्गत। और सी में है, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, यह भी सही है, मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। और जो मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है वह डी है, यह गलत है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। मतलब मूल कर्तव्य नहीं है, फिर गलत को चुनना है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, जो कि गलत है। तो गलत को नहीं देखेंगे, सही को देखेंगे। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, यह मूल कर्तव्य है। और सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा करना, यह भी मूल कर्तव्य है। और डी में है, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उनके आदर्शों का सम्मान करना, यह भी सही है। तो गलत का चुना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, जो कि गलत है। आगे क्वेश्चन होगा, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति में निहित है संघ के
कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, अनुच्छेद 53 में जो है नया कार्यपालिका शक्ति निहित है, अनुच्छेद 53 में। आगे क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत को चुनना है। तो असत्य कथन को चुनना है तो पहला कथन देखते हैं, भारत में संसदीय प्रणाली अपनाया गया है, सही है, संसदीय प्रणाली अपनाया गया है भारत में। और आगे देखते हैं ऑप्शन में क्या है। और अगला ऑप्शन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। तो यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, यह गलत है। और सही को देखेंगे तो सी में है, भारतीय संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, यह सही है। संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख जो होता है ना प्रधानमंत्री होता है, यह सही है। और डी में देखेंगे, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति जो होता है ना यह देश का संवैधानिक प्रधान होता है। तो गलत के चुन था, इसका आंसर बी हो जाएगा जो कि गलत है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो इसके बाद 160 नंबर है जो कि मिलान करे, तो इसे मिलान करना है। तो आइए इसे हम मिलान करते हैं, तो पेज को जूम करते हैं, उसके बाद मिलान करते हैं। तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है अनुच्छेद 58 जो कि राष्ट्रपति के योग्यता से संबंधित है। और अनुच्छेद 57 में जो है राष्ट्रपति के प्रति पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होंगे, जो अनुच्छेद 57 में वर्णित है। और सी में है अनुच्छेद 56 जो कि राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में यह बतलाता है। और उसके बाद अनुच्छेद 60 जो है राष्ट्रपति का शपथ के बारे में बताता है। तो इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि सही दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा, राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो राष्ट्रपति के संदर्भ में है उम्मीदवारों के लिए आवश्यक नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पढ़ा लिखा हो, जो कि गलत है। और सही है, राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के लिए वह 35 वर्ष इसका आयु होना चाहिए और संसद चुने जाने योग्य रखता हो और देश का नागरिक हो, ये सभी राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आते हैं कथन पढ़ते हैं। तो पहला कथन है, संसद निहरता निवारण अधिनियम 1956 ईस्वी को पदों को लाभ का पद आधार पर निरहरता से छूट देता है। तो यह जो है सही है, छूट देता है। और दूसरा कथन है, यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा, यह भी सही है। आगे देखते हैं कथन में, कथन 3 पर आते हैं। तो शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भलीभांति परिभाषित किया गया है, नहीं दोस्तों, परिभाषित नहीं किया गया है, गलत है। तो 1 और 2 ही कथन सही है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, 1 और 2। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं कथन पढ़ते हैं। तो पहला कथन है, अनुच्छेद 77 के क्लॉज 3 के अनुसार राष्ट्रपति भारत की सरकार के व्यापार के अधिकार सुविधाजनक है, तो यह कथन सही है। अगला है कथन, अनुच्छेद 77 क्लॉज 1 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई के प्रधानमंत्री के नाम पर लेने की अनुमति दी जाएगी, ये जो कथन है गलत है। और गलत कथन को नहीं देखेंगे तो पहला कथन सही है, इसका आंसर 1 हो जाएगा, केवल 1 ही सही है। अगला क्वेश्चन होगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो महाभियोग के संदर्भ में है जो कथन सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि यह गलत है, सही नहीं है। तो सही को देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति के महाभियोग के संदर्भ में पहला है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान अनुच्छेद 61 में वर्णित है, सही है, महाभियोग अनुच्छेद 61। और बी में है, महाभियोग लगाने के 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना अनिवार्य है, सही है।
सी में है महाभियोग के प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पास करवाना होता है, ये भी सही है। तो इसका गलत का चुनना था, इसका आंसर डी है जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें, मतलब सजाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। पहले जो है KR नारायण हो जाएंगे और उसके बाद हो जाएंगे ज्ञानी जैल सिंह हो जाएंगे और उसके बाद VV गिरी हो जाएंगे और अंतिम में हो जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे। राष्ट्रपति के कार्यकाल के अनुसार मिलान करना था। अगला क्वेश्चन होगा किसका मिलान गलत है, तो गलत मिलान के चुनना है। तो आइए देखते हैं इसमें किसका मिलान गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जो कि गलत है। और गलत को नहीं देखेंगे, सही मिलान को देखते हैं। अन्य अक्षमिताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निवारण अनुच्छेद 70 है जो कि सही है। बी में है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में वर्णित है। सी में है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना अनुच्छेद 123 है जो कि 1, 2, 3 याद रखिएगा। अध्यादेश जारी 1, 2, 3 मतलब 123। और गलत का चुना था, इसका आंसर डी हो जाएगा जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति उपलब्ध न होने या दिव्यांगत हो जाने पर निम्नलिखित में कौन सा विकल्प लागू होता है, जो कि यह अधिनियम है 1969 के अनुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जो कि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो ये देखते हैं सी में क्या है। तो दोस्तों सी में है मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन कर सकता है, ये जो सी सही है। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, कैसा प्रक्रिया है राष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक है। आगे क्वेश्चन होगा राष्ट्रपति के वेतन भत्ते संदर्भ में निम्न कथनों में विचार करें। तो इसका ये विचार करते हैं और पढ़ते हैं। तो पहला कथन होगा राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया, एकदम सही है, 5 लाख रुपया है राष्ट्रपति का मासिक वेतन। और दूसरा कथन है राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त है, ये भी सही है। और तीसरा कथन होगा राष्ट्रपति अवकाश ग्रहण के बाद पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपया प्रतिमाह मिलता है, ये भी सही है। प्रतिमाह 1.5 लाख रुपया मिलता है जो कि यह पेंशन के रूप में दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा जो कि 1, 2, 3 सभी कथन सही है। तो अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं, और जो करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, कैग का नियुक्ति करते हैं CAG, और उसके बाद राज्यपाल का भी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। बहुत सारे पद के जो है जो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, जो एग्जाम जो ऑप्शन के हिसाब से प्रधानमंत्री, कैग और राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करते हैं। आगे क्वेश्चन है संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी राष्ट्रपति की विधायक शक्ति नहीं है, जो कि राष्ट्रपति की विधायक शक्ति नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जो कि संसद सत्र का सत्यावासन करना, जो कि यह विधायक शक्ति नहीं है। और जो विधायक शक्ति है वह संसद सत्र को आहूत करना, राष्ट्रपति का विधायक शक्ति है। और संसद की बैठक स्थगित कर देना, यह राष्ट्रपति का विधायक जो है शक्ति है। स्थगित करना, आहूत करना यह सभा और सत्रासन नहीं है। और अध्यादेश लागू करना ये भी है। अध्यादेश, स्थगित, आहूत ये सभी राष्ट्रपति के विधायक शक्ति है। आगे क्वेश्चन होगा राष्ट्रपति द्वारा संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो यह राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि 12 जो है ना, यह 12 जो सदस्यों को मनोनीत करता है संसद में, राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और आगे क्वेश्चन होगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति राज्यपाल में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, जो है किस अनुच्छेद के अनुसार। तो अनुच्छेद बताना है जी राष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद
80 के क्लाउज 3 में ये बात कहा गया है कि 12 सदस्य का मनोनयन कर सकता है राज्यसभा में। यह कथन अनुच्छेद 80 के क्लाउज 3 में वर्णित है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। आगे आते हैं क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो को थोड़ा आप लोग देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान में लोकसभा में एंग्लो इंडिया समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 331 के अनुसार किया गया है, जो कि लोकसभा में एंग्लो इंडिया समुदाय को प्रतिनिधित्व का प्रावधान है अनुच्छेद 331 में। आगे क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन होगा, इसमें क्वेश्चन नहीं कथन होगा, जो कि कौन सा कथन सत्य है, जो उसी के संदर्भ में। तो सब पेज को नीचे करते हैं और निहित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन को चुनना है। तो पहला कथन पढ़ते हैं, सैन्य बलों की सोच शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। हाँ दोस्तों सही है, जो सैन्य बल होते हैं ना उसका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है। दूसरे है, दूसरे देशों के साथ समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से किया जा सकता है। एकदम सही है, किया जा सकता है। सी में है, भारत में विदेशियों को राजदूत की नियुक्ति का अनुमोदन राष्ट्रपति करता है। एकदम सही है, विदेशों के जो है ना राजदूत की नियुक्ति के जो अनुमोदन करता है राष्ट्रपति करता है। इस तरह सभी कथन सत्य है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। तो आगे क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 72 में जो है ना क्षमादान शक्ति का उल्लेख है। आगे क्वेश्चन होगा, सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों को दिए गए नीचे दे कथन को सही उत्तर चुने। तो आइए देखते हैं और चुनते हैं। तो सूची 1 और सूची 2 में लिखा हुआ है क्षमा के प्रकार, और उसके बाद सूची 2 में है सम्मोहित विवरण। तो आइए देखते हैं और मिलान करते हैं। तो आइए मिलाते हैं। तो पहला है ए में क्षमादान। तो जो कि क्षमादान जो है यह हो जाएगा 3 में हो जाएगा पूर्णतः माफ कर देना। क्षमादान का मतलब होता है पूर्णतः माफ कर देना, इसी को क्षमादान कहते हैं। और बी में है परिहाय। तो परिहाय का तात्पर्य है जो कि ये हो जाएगा 5 हो जाएगा दोषी व्यक्ति के लिए, ये हो जाएगा यहाँ पर दोषी व्यक्ति के लिए सत्ता की मात्रा को कम करना, जो कि परिहाय का मतलब होता है यहाँ पर लिखा हुआ है दोषी व्यक्ति के सत्ता की मात्रा को कम कर देना, इसी को परिहाय करते हैं, मतलब कम कर देना। दोषी व्यक्ति में जो भी होता है दोषी व्यक्ति, उसको परिहाय की मात्रा कम कर देना। और सी में है लघुकरण। तो आइए देते हैं, लघुकरण का हो जाएगा एक हो जाएगा सजा की प्रकृति में बदलाव करना, उसी को हम लघुकरण कहते हैं। लघुकरण का मतलब होता है सजा की प्रकृति को बदलाव करना। और उसके बाद है विराम। तो विराम का हो जाएगा विराम। तो विराम का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी है, जो कि विराम का हो जाएगा। तो विराम का हो जाएगा सजा पर रोक लगा दिया जाना, सजा पर रोक लगा दिया जाना, इसी को हम विराम कहते हैं। जो सजा मिलता है उसको रोक लगाने के कारण जो है ना यह विराम की स्थिति आ जाता है। और उसके बाद ई में है प्रविलंबन, जो कि यह हो जाएगा कुछ समय के लिए सत्ता को टालना, इसी को हम प्रविलंबन कहते हैं, जो कुछ समय के लिए सत्ता को टाल देना। तो इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि 3, 5, 1, 2 और 4 हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करें। तो आइए विचार करते हैं और देखते हैं इसमें कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन पढ़ते हैं, आपातकाल के संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 में और 360 तक मिलता है। और दूसरा कथन पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस तरह पहला कथन सही हो जाएगा। और दूसरा कथन देखते हैं, मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है। ये भी सही है, जो मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति जो है 3 प्रकार के लागू
आपात लागू कर सकते हैं, ये भी सही है। तो कथन इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। आते हैं अगला क्वेश्चन पर दोस्तों। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति निम्न है, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन सी हो जाएगा, वित्तीय आपात, जो कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति निम्न है, जो कि वित्तीय आपात हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का उल्लेख है? तो वीटो शक्ति का उल्लेख बताना है राष्ट्रपति की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 111 में जो वर्णित है राष्ट्रपति के वीटो शक्ति के बारे में उल्लेख है, अनुच्छेद 111। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो निम्नलिखित में से कौन सा वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विशेषित वीटो, जो कि यह राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। जो राष्ट्रपति को प्राप्त है वह अत्यंतिक वीटो प्राप्त है और नीलमकारी वीटो प्राप्त है, और उसके बाद पॉकेट यानी जेबी वीटो प्राप्त है। अत्यंतिक वीटो, नीलमकारी वीटो और पॉकेट वीटो ये प्राप्त है, और विशेषित वीटो प्राप्त नहीं है राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, किसका मिलान गलत है? तो गलत मिलान का चयन करना है, इसका डी इनमें से कोई नहीं। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा, धन विद्या के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसे विचार करना है, तो आइए विचार करते हैं। तो पहला कथन पढ़ते हैं, राष्ट्रपति धन विधेय के मामले में निलंबकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। एकदम सही है दोस्तों, नहीं कर सकता है। और 2 में है कथन, राष्ट्रपति धन विधेय को रोक कर रख सकता है, और सही है। और परंतु उसे संसद को पूरा विचार के लिए लौटा नहीं सकता है, ये भी सही है। और आगे देखते हैं कथन, साधारण धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्वानुमान से प्रस्तुत किया जाता है। तो साधारण विधेयक होता है ना, जो धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्वानुमान से प्रस्तुत किया जाता है। तो इस तरह सभी कथन सही है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थक के लिए आरक्षित किया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत? इसका आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 201 के तहत। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो 85 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने पहली बार जेबी पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह, जो कि सबसे पहली बार जेबी पॉकेट वीटो का प्रयोग किए थे राष्ट्रपति हैं ज्ञानी जैल सिंह। अगला क्वेश्चन होगा, किस संविधान संशोधन द्वारा विधेयक पर राष्ट्रपति की अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, 24वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान के द्वारा जो विधेयक पर राष्ट्रपति को अपना स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। 24वां संविधान संशोधन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। आगे है, राष्ट्रपति के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वह नियुक्त में से किसके संसद के समक्ष रखा जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है 1, 2, 3, मतलब सभी कथन सही है। तो ये सभी कथन को बारी बारी से देख लेते हैं। तो पहला कथन है, केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश, सही है। दूसरा है, लोक लेखा समिति का रिपोर्ट, सही है। तीसरा है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की रिपोर्ट, ये भी सही है। राष्ट्रपति यह कर्तव्य होगा कि वह संसद के समक्ष रख सकता है। और 4वां कथन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं राष्ट्रीय जनजाति आयोग रिपोर्ट, ये सभी कथन सही है। तो इस तरह का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 3 और 4 हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत को चुनना है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति चुने गए। तो सही है, राधाकृष्णन जो है लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति। सी में है, केवल नीलम संजू रेड्डी ने ऐसे राष्ट्रपति हुए थे जो 1 बार चुनाव में हार गए, फिर बाद में निर्विरोध चुने गए थे, नीलम संजू रेड्डी। और आगे क्वेश्चन होगा, संविधान में उपराष्ट्रपति सम्मानित प्रावधान को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? उपराष्ट्रपति का प्रावधान, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, अमेरिका से ग्रहण किया गया है उपराष्ट्रपति का प्रावधान। आगे क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के पद को निरूपित करता है, जो कि उपराष्ट्रपति का पद को? तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, अनुच्छेद 63 में यह
बात कहा गया है। आगे क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के संबंधित अनुच्छेदों के साथ मिलान करें। तो इसे मिलान करना है, तो ये मिलान करते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा संविधान में उपराष्ट्रपति संबंधित प्रावधान किस देश से संविधान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अमेरिका से लिया गया है, जो कि उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान किया गया है अमेरिका से लिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के पद से निरूपित करता है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन एक हो जाएगा अनुच्छेद 63 जो है ना, या उपराष्ट्रपति पद के निरूपित करता है अनुच्छेद 63। आगे क्वेश्चन होगा उपराष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेदों के साथ मिलान करना है। तो आइए देखते हैं, मिलान करते हैं। तो पहला है ए में है अनुच्छेद 65, जो कि यह राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर राष्ट्रपति रूप में कार्य करेगा, अनुच्छेद 65 समाहित है। और उसके बाद है अनुच्छेद 66, जो कि अनुच्छेद 66 जो है ना, यह निर्वाचन मंडल से समाहित है, अनुच्छेद 67, जो कि अनुच्छेद 67 जो है ना, यह पदावधि से समाहित है। और उसके बाद अनुच्छेद 64 जो है, यह अनुच्छेद 64 हो गया, यह उपराष्ट्रपति राजभाषा के पदेन सभापति है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो है ना पदेन सभापति होता है, जो अनुच्छेद 64 से समाहित है। तो इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 4, 2, 3 और 1। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं है, मतलब गलत को चुनना है। तो आइए इसे गलत को चुनते हैं। तो पहला है लोकसभा के सभी सदस्य, और दूसरा है राज्यसभा के निर्वाचन एवं मनोनीत सदस्य, और तीसरा है विधान परिषद के मनोनीत सदस्य, 4 नंबर में है विधायी के सभी सदस्य। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, कि 1 और 2 ही सही है। तो आइए देखते हैं 1 और 2 को। तो पहला होगा 1 में लोकसभा के सभी सदस्य, ये सही है। दूसरा कथन है राज्यसभा के निर्वाचन एवं मनोनीत सदस्य, ये एक कथन 1 और कथन 2 ही कथन सही है, जो कि यह उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता है। तो जो शामिल नहीं होता है वह लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचन मंडल के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होता है। और आते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी, जो कि सभी जो है चाहिए। तो पहला देखते हैं भारत के नागरिक हो, सही है, 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो और राज्यसभा सदस्य बनने योग्य हो, ये सभी फॉर्म फिलअप होना चाहिए राष्ट्रपति के संदर्भ में। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला है उपराष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है उपराष्ट्रपति को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हटाने के प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा राज्यसभा के विशेष बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसे लोकसभा सहमत हो, तभी जाके उपराष्ट्रपति प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। आगे क्वेश्चन होगा उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़े मामले का सुनवाई करने का अधिकार है, जो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से जुड़े मामले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि यह उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 71 में यह बात कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव जुड़े मामले, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 71 में यह बात कहा गया है। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो 96 नंबर क्वेश्चन होगा भारत के उपराष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के क्रमानुसार व्यवस्थित करें कार्यकाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो मिलान करना है। तो इसमें हो जाएगा पहले हो जाएगा जो उपराष्ट्रपति कार्यकाल के जो क्रमानुसार, तो क्रमानुसार सजाना है। तो पहले हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे, और उसके बाद हो जाएंगे GS पाठक हो जाएंगे, और उसके बाद हो जाएंगे BD जत्ती हो जाएंगे, और उसके बाद RK वेक्टर रमन हो जाएंगे, और उसके बाद अंतिम हो जाएगा ये हिदायतुल्ला। ये सभी जो है इसका कार्यकाल के अनुसार सजाया गया है, याद कर लीजिएगा, इसे बहुत जरूरी है याद करना। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए अधिकतम अवधि कितना होनी चाहिए।
तो इसका जो अवधि होना चाहिए ना, इसका अवधि कितना होना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन तक, जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन तक ही जो है अधिकतम अवधि होनी चाहिए। आते अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि जिस किसी कालावधि के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है और राज्यसभा का सभापति नहीं कर सकता है। तो ये प्रावधान जो कहा गया आपसे सी हो जाएगा, अनुच्छेद 97 में यह बात कहा गया है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आगे है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति संसदीय शासन में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो प्रधानमंत्री हो जाएगा। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में है। अगला क्वेश्चन होगा 200 नंबर क्वेश्चन होगा 200, भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, नियुक्ति। भारत का प्रधानमंत्री जो होता है ना, नियुक्ति किया जाता है, याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर अगला वीडियो हम लेकर आएंगे। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक बार लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए हम अगला वीडियो में फिर मिलते हैं।